स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है फैजल अली सैफी, आप देख रहे हैं एम हाई टू रीच हाई। आज है हमारी क्लास नंबर 2 कैश बुक की। तो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, आज कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस करने वाले हैं जिनकी वजह से कभी आंसर आने में आप लोगों की दिक्कत आ जाती है। तो आज मैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पर बताने वाला हूँ जहां पर कैश बुक बनाने में थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आती है। तो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हम कंप्लीट करने वाले हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ डबल कॉलम कैश बुक, क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक का जो कॉन्सेप्ट था वो इससे पहले वाली वीडियो में आ चुका है। अगर नहीं देखी तो जरूर देख लेना। चैनल पे अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में बेसिकली दो कॉलम्स होते हैं, एक होता है कैश कॉलम और दूसरा होता है हमारा बैंक कॉलम। इसका फॉर्मेट कैसा बनेगा ये मैं आपको बता दे रहा हूं और इसके बाद मैं तुम्हें कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस बताऊंगा कि कैश बुक में उनकी एंट्री कैसे की जाती है। गॉट इट? हाँ जी, तो देखो यहां पर ये रहा आपका डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। कैसा बनेगा? डेट पर्टिकुलर एलएफ यानी कि लेजर फोलियो कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश बैंक की आपके कॉलम्स बनेंगे। कैश और बैंक यानी कि दो कॉलम जो है होते हैं इसमें। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश कॉलम आता है। वही अगर बात की जाए डबल कॉलम कैश बुक की तो यहां पर जो है आपका बैंक कॉलम भी आता है। और अगर बात की जाए, एक मैंने आपको बताया था कि डबल कॉलम कैश बुक जो है वो दो तरीके से बनती है। एक बनती है कैश विद बैंक, एक बनती है कैश विद डिस्काउंट। ठीक है, तो कैश विद डिस्काउंट वाली जब कभी भी कैश बुक बनेगी, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, अगर बनेगी तो कैसे बनेगी, यहाँ पर डिस्काउंट कॉलम आएगा, प्रत्येक डिस्काउंट कॉलम यहाँ आएगा। यहाँ वाला डिस्काउंट कॉलम जो होता है वो शो करता है डिस्काउंट अलाउ को, और क्रेडिट वाला डिस्काउंट कॉलम जो है वो शो करता है डिस्काउंट रिसीव को। समझ में आ रही मेरी बात? ये भी सुन लो। अब अगर बात की जाए कैश बुक की, तो कैश बुक में मैं कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स आपको बताने वाला हूं। वो स्पेशल ट्रांजैक्शंस कौन कौन से हैं बहुत ध्यान से देखना, एक एक करके वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला जो स्पेशल ट्रांजैक्शन है वो है आपका बैंक चार्जेस। क्वेश्चंस करेंगे बाद में, पहले ये चीज समझ लो। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस का मतलब क्या हुआ? देखो होता क्या है बेसिकली, अगर बात की जाए बिजनेसेस की, तो जितने भी बिजनेस होते हैं इनको बैंक की सर्विसेज चाहिए होती हैं। और बेसिकली बिजनेस जो होता है वो बैंक से करंट अकाउंट खुलवाता है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ करंट अकाउंट की, ना ही जो है सेविंग अकाउंट की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ करंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तो जितने भी करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में वो एक नॉमिनल सी फीस चार्ज करती है अपनी। ठीक है, वो नॉमिनल सी फीस चार्ज करती है क्योंकि वो सर्विसेज दे रहे हैं अपनी। तो उस नॉमिनल फीस को बैंक चार्जेस बोलते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट है। देखो बैंक चार्जेस, किसी भी तरीके के चार्जेस होंगे उससे पैसा कटेगा। मैंने आपको कल पहले ही बता दिया था कि कैश बुक में एक सिंपल सा फंडा याद रख लो कि जब कभी भी कैश का इनफ्लो हो यानी कि रिसीट्स होती हैं तो डेबिट साइड, और कैश का आउटफ्लो हो यानी कि पैसा जा रहा हो तो क्रेडिट साइड। अगर चेक के थ्रू जा रहा हो तो बैंक में लिखना, और अगर कैश के थ्रू जा रहा हो तो कैश में लिखना। इसी तरीके से अगर पैसा चेक के थ्रू आ रहा हो तो बैंक में लिखना, और कैश के थ्रू आ रहा हो तो कैश में लिखना। बात क्लियर है? सिंपल सा फंडा है। तो यह बैंक चार्जेस है, सिंपल सी बात है। बैंक चार्जेस की अगर बात की जाए तो इन चार्जेस की वजह से क्या होता है, अकाउंट से पैसा कटेगा। तो इसकी एक सिंपल सी एंट्री कहां पर हो जाती है? इसकी एंट्री होती है क्रेडिट साइड में कैश बुक की बैंक कॉलम। बी का मतलब हो गया यहां पर बैंक कॉलम। बैंक चार्जेस की एंट्री जब कभी भी आएगी तो आप कहां पर करेंगे? यहां लिखेंगे टू बैंक चार्जेस और यहां पर लिख देंगे अमाउंट। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा, बात खत्म हो गई। यहां पर बात क्लियर हो गई। बैंक चार्जेस की एंट्री कहां पर होगी? ठीक, तो इसको आप याद रखना। दूसरी चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, दूसरा ट्रीटमेंट, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो इस ट्रीटमेंट को जरूर सीख लेना। मैं आपको बताने जा रहा हूं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या होती है कॉन्ट्रा एंट्री? समझना मेरी बात। कॉन्ट्रा एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है जिसके अपने आप ही दो जगह इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। कॉन्ट्रा एंट्री। दूसरा स्पेशल ट्रीटमेंट कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है जिसका डेबिट एज वेल एज
क्रेडिट, दोनों जगह इस एंट्री का इफेक्ट पड़ता है। अब कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर दो ट्रांजैक्शन आते हैं, समझना मेरी बात। इसके अंदर दो ट्रांजैक्शन आते हैं। पहला जो आता है वो आता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और दूसरा यहां पर जो ट्रांजैक्शन आता है वो आता है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर दो ट्रांजैक्शन आते हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कभी कभी इसको कैश पेड इनटू बैंक भी बोलेंगे या फिर बैंक्ड भी बोलेंगे। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज या कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक खाली दे रखा हो, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज दे रखा हो तो ड्राइंग। ये दो होती है कॉन्ट्रा एंट्री। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है समझना। देखो इसकी जर्नल एंट्री बना के देख लेना, ठीक है। अगर बात की जाए कैश डिपॉजिट इनटू बैंक की, तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक का मतलब क्या हुआ, आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश कम होगा। एंट्री की अगर बात की जाए, इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, इसकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सिंपल सी बात है, देखो यहां पर बैंक कहां पर आ रहा है, डेबिट में, एंट्री भी कहां पर होगी, डेबिट में। कैश कहां पर आ रहा है, क्रेडिट में, एंट्री भी कहां पर होगी, क्रेडिट में। लेकिन कभी भी अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखते। देखो पहली एंट्री कहां हो रही थी, बैंक में, तो बैंक में क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट। क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट, और यहां लिख दूंगा लेजर फोलियो में सी। इसी तरीके से अगर बात की जाए, कैश कहां पर आ रहा है, डेबिट में, सॉरी क्रेडिट में, एंट्री भी कहां होगी, क्रेडिट में। किस नाम से, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। बात समझ में आई, इतना क्लियर हो गया, पहला पार्ट क्लियर है। दूसरा देखो, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो, तो अब इसका इफेक्ट देखना, इससे क्या हो रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है और कैश बढ़ रहा है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी उल्टी एंट्री बन जाएगी। यानी कि एंट्री क्या बन जाती है, इसकी एंट्री बन जाती है आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या बन जाती है इसकी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश आ रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है। अब यहां पर क्या सीन है समझना, जब ऐसा होगा तो देखो कैश डेबिट में यानी कि कैश बढ़ रहा है, बैंक क्रेडिट में यानी कि बैंक बैलेंस कम हो रहा है। कैश डेबिट में है, एंट्री भी डेबिट में होगी, और बैंक क्रेडिट में एंट्री भी क्रेडिट में होगी। कैश में क्या लिखूंगा, टू बैंक अकाउंट, और बैंक में क्या लिखूंगा, बाय कैश अकाउंट। इस तरीके से यहां पर ये एंट्रीज हो जाती है, और यहां लिख देना सी यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री का साइन। पल्ले पड़ गई बात या नहीं, कॉन्ट्रा एंट्री क्लियर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा चेक डिसऑनर होना, चेक का डिसऑनर होना। जब चेक डिसऑनर होता है तो इसकी एंट्री क्या होती है, समझना बहुत ध्यान से। चेक डिसऑनर होना, याद रखो, जब कभी भी चेक डिसऑनर होगा तो इसकी एंट्री क्या होगी। पहले बात तो ये समझ लो चेक डिसऑनर होता क्यों है। देखो जब कभी भी चेक आप डिपॉजिट करके आते हो, सो ड्यू टू रॉन्ग अमाउंट या फिर रॉन्ग डेट या फिर ओवर राइटिंग की वजह से चेक से अमाउंट हमारे अकाउंट में नहीं आ पाती, तो उसको चेक का डिसऑनर होना बोलते हैं, ठीक है। जब कभी भी चेक से पेमेंट रिसीव नहीं होती है तो उसको चेक का डिसऑनर होना बोलते हैं। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, जैसे फॉर एग्जांपल समझना है, यहां पर समझना, ट्रांजैक्शन है हमारा, रिसीव चेक फ्रॉम राम, 10,000 का एक राम से चेक रिसीव हुआ। समझ में आ रही मेरी बात। तो आप क्या करोगे, जब चेक रिसीव हो रहा है तो आपने क्या मान लिया होगा कि हमारा बैंक बैलेंस, आप उस चेक को जो है सेम डे में अगर डिपॉजिट करके आते हैं तो क्या करोगे, आप यहां पर लिखोगे टू, क्योंकि पैसा आ रहा है ना राम अकाउंट, और 10,000 रुपए की एंट्री यहां कर दोगे। और नेक्स्ट डे में लिखा है एंड 4 तारीख को राम चेक इज डिसऑनर्ड,
यानी कि राम का जो चेक है वो डिसऑनर हो गया। अब सिंपल सी बात है, पहले हमने ये मान लिया था कि हमारे पास पैसा आ गया, लेकिन राम का जो चेक था ना वो डिसऑनर हो गया, उससे पैसा आया ही नहीं। लेकिन हमने तो यहाँ पर कैश बुक बढ़ा दी 10,000 से। तो यहाँ पर एक सिंपल सा फंडा होता है, हमें इस इफेक्ट को ना नलीफाई करना होता है, यानी कि इसका इफेक्ट जीरो कैसे आएगा, समझना मेरी बात। इसको नील कैसे करेंगे, बढ़ाया था कैसे करके, डेबिट करके। तो इसको खत्म कैसे करूंगा पता है, इसको खत्म करूंगा सिंपल सी बात है, यहां लिखूंगा बाय राम अकाउंट और 10,000 रुपए की अमाउंट आप बैंक कॉलम में क्रेडिट में लिख देंगे तो इसका इफेक्ट नील हो जाएगा, इसका इफेक्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। बात क्लियर हो गई या नहीं ये बताओ मुझे, ठीक है। तो जब कभी भी चेक रिसीव होता है और चेक डिसऑनर हो जाता है तो इसको बोला जाता है चेक का डिसऑनर होना। और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, जब रिसीव किया था तो डेबिट किया था, जब खत्म करोगे तो क्रेडिट कर दोगे, ये इसका इफेक्ट होता है, ये अकाउंटिंग इफेक्ट है इसका, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो है आपकी चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन सेम डेट। चेक रिसीव एंड डिपॉजिट ऑन द सेम डेट, चेक आपने जो है वो रिसीव किया एंड डिपॉजिट ऑन द सेम डेट, तो आप क्या करेंगे समझना। चेक रिसीव एंड डिपॉजिट ऑन द सेम डेट, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। मान करके चलते हैं आपने ग्राम से चेक रिसीव किया और हाथों हाथ गए बैंक और उस चेक को आप डिपॉजिट करके आ गए, ठीक। 10,000 रुपए का चेक था, राम से रिसीव किया और उसी डेट में जाकर के बैंक में जाकर के उस चेक को डिपॉजिट कर दिया, अपने अकाउंट में लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ चेक जिस दिन रिसीव किया उस दिन डिपॉजिट कर दिया, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता है क्या है। कैश बुक के डेबिट साइड में बैंक कॉलम में 10,000 रुपए से राम के नाम से एंट्री कर देना, बात खत्म हो गई। जिस दिन चेक रिसीव किया उस दिन अकाउंट में लगा दिया, एंट्री इस तरीके से होगी। दूसरी बात चेक रिसीव एंड डिपॉजिट ऑन सम अदर डेट, या किसी स्पेसिफाइड डेट में आप जो है चेक को डिपॉजिट कर रहे हो। मान करके चलते हैं, समझना। 1 तारीख को मैंने राम से चेक लिया और 1 तारीख को राम से चेक लेने के बाद मैंने उस चेक को डिपॉजिट कर दिया। मान करके चलते हैं 5 तारीख को चेक लिया, 1 तारीख को, 1 सितंबर को मैंने चेक रिसीव किया और 1 सितंबर को चेक रिसीव करने के बाद मैं उस चेक को जो डिपॉजिट करके आ रहा हूं वो करके आ रहा हूं 5 सितंबर को। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, इसकी जर्नल एंट्री, इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, बहुत ध्यान से देखना। देखो यार, इसके ना 2 मेथड है, इसको करने के 2 तरीके हैं। मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। इसको करने के 2 तरीके हैं, एक है मेथड नंबर 1, एक है मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 क्या कहता है, मेथड नंबर 1 ये कहता है कि जिस दिन आपने राम से चेक रिसीव किया है तो आप उसको, अगर जो है कहने का मतलब ये है कि यहां पर हम क्या कर लेंगे, एक तो उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, और उसकी एक एंट्री यहां पर हो जाएगी, यहां पर इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे मेथड नंबर 1 के हिसाब से। एक जर्नल एंट्री पास होगी यहां पर, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, और 10,000 रुपए से ये एंट्री हो जाएगी, जर्नल एंट्री। एक तो नीचे जर्नल एंट्री बन जाएगी इसकी जर्नल में, और दूसरी एंट्री जो होगी उसकी क्या होगी, यहां पर लिख देंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी यहां पर, ठीक है। ये मेथड नंबर 1 है। एक जर्नल एंट्री पास कर देना, क्योंकि तुम्हारे पास चेक है, तुम अभी तक डिपॉजिट करके नहीं आया तो एंट्री इसकी यहां पर कर देना, सिंपल सी बात है। इसका दूसरा मेथड क्या है, समझना। मेथड नंबर 2,
मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 ये कहता है कि जिस दिन आप किसी व्यक्ति से चेक रिसीव करो, किसी भी डेटर से अपने चेक रिसीव करो, तो उसको कैश मान लो। कैश मान लो तो यहां पर हम लिखेंगे टू राम अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी हमारी 10,000 कैश में। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जिस दिन चेक रिसीव होता है और आप अगर उसको किसी और डेट में डिपॉजिट करके आते हैं तो तब तक उस चेक को कैश मान लिया जाता है। तो मान करके चलते हैं 1 सितंबर को आपने जो चेक था वो रिसीव कर लिया, उसको कैश मान लिया, तो राम अकाउंट करके 10,000 रुपए लिख दिए। 5 तारीख को आप उस चीज को डिपॉजिट करके आ रहे हैं, तो फिर वही आ गया कॉन्ट्रा एंट्री वाला कॉन्सेप्ट। आप मान करके चलते हैं कि कैश डिपॉजिट करके आ रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब मैंने उसको कैश मान लिया था तो राम अकाउंट करके इसकी एंट्री हमने जो है कैश बुक की डेबिट साइड में कैश कॉलम में कर दी थी। अब 5 सितंबर को मैं उस चेक को डिपॉजिट करके आ रहा हूं, तो यहां पर ये अज्यूम करके चलेंगे कि हम यहां पर कैश डिपॉजिट करके आ रहे हैं, समझना। अब जब मैं कैश डिपॉजिट करके आऊंगा तो मेरा बैंक कॉलम बढ़ेगा और मेरे पास से पैसा जाएगा। जब मेरा बैंक कॉलम बढ़ेगा तो मैं बैंक में 10,000 रुपए से जो एंट्री करूंगा वो किस नाम से करूंगा पता है? टू कैश अकाउंट। किस नाम से? टू कैश अकाउंट। और वही जो मेरा 10,000 रुपए का बैलेंस कम होगा तो कैश में किस नाम से एंट्री होगी? बाय बैंक अकाउंट। किस नाम से? बाय बैंक अकाउंट के नाम से यहां पर आपकी एंट्री होगी। तो ये कुछ जानलेवा ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। एक और होता है, डिसऑनर तो बता दिया मैंने, एंडोर्समेंट ऑफ चेक, यानी कि चेक का एंडोर्स हो जाना। एंडोर्स का मतलब पता है? एंडोर्समेंट ऑफ चेक का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ चेक फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि चेक आपने लिया और एक हाथ से दूसरे हाथ से किसी और को, अपने किसी और क्रेडिटर को वो चेक थमा दिया। तो मेरा बच्चा, इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होती, इसकी एंट्री होती है जर्नल प्रॉपर में। समझ में आ रही मेरी बात? चेक के एंडोर्समेंट की एंट्री कैश बुक में कहीं से लेके कहीं तक नहीं होती, उसकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में होती है। तो ये 5 स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं जिसकी वजह से तुम्हारी डबल कॉलम कैश बुक एकदम जबरदस्त हो सकती है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो ज्यादातर देखा जाता है तो कैश बुक से आता है, डबल कॉलम कैश बुक से आता है, और ये वाले ट्रांजैक्शन जो है ये काफी ज्यादा दिक्कत क्रिएट करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को मेरी लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देख रहे रहिए एम हाई टू रीच हाई। बाय बाय, टेक केयर।